ओके, स्टार्ट करते हैं विद 46th क्वेश्चन. द नाइट्रोजन लेज़र प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर. तो लेज़र के बारे में कहा गया है कि एक लेज़र रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वेवलेंथ गिवन है. इफ़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड आर 5.6 इंटू 10⁻24, देन कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेज़र. देखिए, पावर के यूनिट्स क्या होते हैं. पावर जनरली हम वॉट में डिनोट करते हैं. तो पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, वर्क के यूनिट्स होते हैं जूल्स और टाइम के सेकंड्स में. इसीलिए पावर यानी कि वॉट को हम जूल पर सेकंड भी लिखते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 100 वॉट का बल्ब होगा तो 100 वॉट मीन्स कि 100 जूल हर सेकंड में एनर्जी रिलीज़ की जा रही है. तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ दिया गया है, तो वेवलेंथ को यूज़ करके हम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी. दैट विल बी hc/λ. ठीक है, और टोटल फोटॉन्स इतने हैं. तो टोटल एनर्जी ऑफ 5.6 इंटू 10⁻24 फोटॉन्स कितनी हो जाएगी. 5.6 इंटू 10⁻24 इंटू hc/λ. तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी अराउंड 3.33 इंटू 10⁻6 जूल्स. तो इतनी एनर्जी इन सभी फोटॉन्स के साथ निकल रही है. अब पावर की बात करते हैं तो पावर में हमारे पास एनर्जी जो आ गई. देखिए, वर्क और एनर्जी एक ही बात है. तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि इतने फोटोन अगर निकलते हैं तो वो 1 सेकंड में निकलते हैं या 2 सेकंड में, कितने टाइम में. तो हमें यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा कि अज्यूमिंग दैट फोटॉन्स आर बीइंग एमिटेड पर सेकंड, कि ये सारे जो फोटॉन्स हैं ये 1 सेकंड में निकल रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. और टाइम हमने 1 सेकंड मान लिया है, तो पावर एनर्जी के बराबर ही रहेगी 3.33 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकंड. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर पावर के जो यूनिट्स हैं वो कभी भी जूल्स में नहीं होंगे, वो जूल पर सेकंड में ही होंगे. तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि इतने नंबर ऑफ फोटोन हर सेकंड निकल रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 47th. नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन ग्लो साइन बोर्ड्स. जो आप ग्लो साइन बोर्ड्स देखते हैं उनमें जनरली नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है. इफ़ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर्स. ठीक है, कि जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ हमें पता है. तो वेवलेंथ हमें पता है तो यहाँ से हम एक फोटोन की एनर्जी hc/λ कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या क्या पूछा गया है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन. देखिए, ए पार्ट हमें पता है कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो आ जाएगा c डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो c की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है. तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 4.87 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड. दूसरा पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड. हमें जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं वो किस स्पीड से चलती हैं, लाइट की स्पीड से. सो दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट. और वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड.
और टाइम कितना दिया गया है 30 सेकेंड। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ मीटर्स। देन सी पार्ट, एनर्जी ऑफ द क्वांटम। एक क्वांटा की एनर्जी, तो एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है hc/λ या h न्यू, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पता है 4.87 × 10⁻14। तो इस वैल्यू को यूज़ करके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 32.27 × 10⁻⁻20 जूल्स। और लास्ट पार्ट डी, द नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल्स। देखिए इतना जूल एनर्जी किससे प्रोड्यूस हो रही है, एक क्वांटा से, ठीक है। तो 2 जूल एनर्जी के लिए कितने क्वांटा चाहिए, तो सीधी सी बात है कि 32.27 × 10⁻⁻20 जूल्स। ये रुके, इस पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ, डी पार्ट में तो हम लिख सकते हैं कि 32.27 × 10⁻⁻20 जूल्स एक फोटोन से मिल रहा है। तो एक जूल कितने से मिलेगा, 1/32.27 × 10⁻⁻20 फोटॉन्स, और 2 जूल्स कितने से मिलेगा, इंटू 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.2 × 10⁻18 फोटॉन्स, या इतने क्वांटा। तो फोटोन बोलिए या हम क्वांटा बोलें, बात सेम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस द सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स, के जब हम दूर के तारों से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो सिग्नल बहुत वीक होता है। जो लाइट आ रही है बहुत दूर के किसी तारे से, वो बहुत वीक लाइट होती है, सिग्नल बहुत वीक होता है उसका। तो द फोटोन डिटेक्टर अगर टोटल एनर्जी रिसीव करता है 3.15 × 10⁻⁻18, जो कि एक 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली रेडिएशन से मिल रही है, तो टोटल फोटॉन्स कितने होंगे। अब देखिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू गिवन है 600 नैनोमीटर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी hc/λ। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3.31 × 10⁻⁻19 जूल्स। तो एक फोटोन से हमें इतनी एनर्जी मिल रही है। अब जो टोटल एनर्जी रिसीव हो रही है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी रिसीव्ड है वो कितनी है 3.15 × 10⁻⁻18 जूल्स। तो ये इस एनर्जी से तो बड़ी है वैल्यू, इसका मतलब एक से ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो 10⁻⁻19 जूल्स एनर्जी आ रही है। बट जो टोटल एनर्जी रिसीव्ड है इट इज़ ग्रेटर देन 3.31 × 10⁻⁻19। तो ये जो टोटल एनर्जी रिसीव होगी ये हो सकता है n नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से हो, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स किसके बराबर होना चाहिए 3.15 × 10⁻⁻18। तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी n × 3.31 × 10⁻⁻19, जो कि मिला के इस एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 9.5, और ऑब्वियसली हमें पता है कि फोटॉन कभी भी नॉन इंटीग्रल नहीं हो सकते, या तो फोटॉन 9 होंगे या 10 होंगे। अब क्योंकि वैल्यू 9.5 है तो उससे छोटी वैल्यू हम ले नहीं सकते, क्योंकि 9 फोटोन 9 से ज़्यादा की एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। बट ये हो सकता है कि 10 फोटोन एब्जॉर्ब हुए थे और कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आ गया, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट अगर करेंगे तो हायर
नंबर की तरफ करेंगे, 10 की तरफ करेंगे, इसको 9 में अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 फोटोन एब्जॉर्ब हुए, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी कैलकुलेट हुई। अब देखते हैं कि 49th क्वेश्चन, द लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स्ड रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनो सेकेंड रेंज। ये एक पर्टिकुलर मेथड है जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है, हो सकता है आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा। तो जब भी कोई एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है वो फाइनली वापस फिर से आएगा, ठीक है। तो जो भी ग्राउंड स्टेट से एक बार एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो फिर से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब वापस आने में वो कितना टाइम लगाता है, इसको बोलते हैं उसका लाइफ टाइम। तो इसको मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक ये टेक्निक है ऑफ पल्स्ड रेडिएशन। इसमें एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एक बहुत कम इंटरवल पे हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि सपोज़ हर, यहाँ जैसे लिखा है 2 नैनो सेकेंड, मतलब हर 2 नैनो सेकेंड में वो एक छोटी सी पल्स छोड़ेगा, ठीक है, रेडिएशन की एक छोटी सी पल्स छोड़ेगा। तो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है डेटा से, कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है और उससे हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन सोर्स है, जो रेडिएशन छोड़ रहा है, वो उसकी ड्यूरेशन है 2 नैनो सेकेंड। मतलब हर 2 नैनो सेकेंड के बाद वो रेडिएशन छोड़ता है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 × 10⁻⁹ सेकेंड्स। अब जब टाइम पीरियड हमारे पास दिया गया है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 टाइम पीरियड, तो 1/2 × 10⁻⁹ पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो 5 × 10⁸ पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। अब वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकलते हैं ड्यूरिंग द पल्स, मतलब 2 नैनो सेकेंड में इतने फोटॉन्स निकल गए। तो कैलकुलेट द एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी ऑफ 2.5 × 10⁻15 फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, n × h²। h की वैल्यू हमें पता है, न्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। तो ये एनर्जी आएगी 8.28 × 10⁻⁻10 जूल्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो रेडिएशन सोर्स यहाँ पे है उसकी ड्यूरेशन दी है, मतलब हर 2 नैनो सेकेंड के बाद वो एक पल्स छोड़ता है। तो 2 पल्स के बीच का टाइम पीरियड क्या है, 2 नैनो सेकेंड। वहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, और एक फोटोन की एनर्जी h² है, तो इतने फोटोन्स की एनर्जी n × h², दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट absorption transition is observed at these 2 wavelengths। देखिए, लॉन्गेस्ट की बात की है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि E = hc/λ जो फॉर्मूला हमारे पास है, जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी, कि लैम्डा जो आपका ये लॉन्गेस्ट है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। तो डबलेट का मतलब है कि 2 लाइंस हमारे पास आ रही हैं, और ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कि मान लीजिए यहाँ पर बीच में हमारे पास एक सैंपल है जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ से जो रेडिएशन गई इसमें 10 वेवलेंथ हैं, जो बाहर निकली उसमें सिर्फ 8 वेवलेंथ थी, मतलब 2 क्या हुई, 2 एब्जॉर्ब हो गई। तो जब कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो जो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में होगा वो हायर स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो इससे जो फाइनली स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पर डबलेट का मतलब है हमारे पास 2 लाइंस आ रही हैं,
एक लाइन इस वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग, एक लाइन इस वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग है। तो देखिए, अब जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, इसको हम बोल देते हैं लैम्डा 1 इज़ 589 नैनोमीटर्स, लैम्डा 2 इज़ 589.6 नैनोमीटर। तो अब उसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन। अब लैम्डा हमें दिया गया है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, c डिवाइड बाय लैम्डा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो पहले के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 5.0933 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। सिमिलरली हम दूसरे के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, c बाय लैम्डा 2, दैट विल बी 5.0881 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई। अब देखिए एनर्जी डिफरेंस, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके ऊपर जा रहा है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके वो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है लैम्डा 1, ये एब्जॉर्ब कर रहा है लैम्डा 2। तो यहाँ जो एनर्जी यूज़ हुई वो h न्यू 1 है, यहाँ जो एनर्जी यूज़ हुई वो h न्यू 2 है। तो दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज़ डेल्टा E, इट इज़ h न्यू 1 माइनस h न्यू 2। तो h इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो दोनों फ्रीक्वेंसी हमें पता है, h की वैल्यू हमें पता है, तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3.3 इंटू 10⁻⁻22 जूल्स। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिया है कुछ भी है। जनरली जब भी वेवलेंथ आपको दिया जाएगा शॉर्टेस्ट कभी नहीं लिखा होगा, लॉन्गेस्ट ही लिखा होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट लैम्डा मिनिमम एनर्जी की बात करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। अब ये क्वेश्चन बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, तो वर्क फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। कैलकुलेट द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई वैल्यू दी जाती है तो पहला काम क्या करना है, हमें उसे जूल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें तो वर्क फंक्शन अपने आप में किसके बराबर होता है, h न्यू नॉट, जिसको आप लिख सकते हो hc बाय लैम्डा नॉट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो लैम्डा नॉट है वो क्या हो जाएगा, hc डिवाइडेड बाय 1.9। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ताकि ये जूल्स में आ जाए। और अब ये जो वैल्यू आएगी ये लैम्डा की वैल्यू आएगी मीटर्स में। तो ये सॉल्व करके आएगा 6.53 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। तो हमने क्या किया, वर्क फंक्शन को उसके फॉर्मूले से इक्वेट कर दिया, h न्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा नॉट इज़ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें मिल गई, ठीक है। अब अगर हमें, तो पहला पार्ट हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वही बात होगी कि न्यू नॉट क्या हो जाएगा, c बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। तो या डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो कि वर्क इज इक्वल टू h न्यू नॉट, ठीक है, जिससे भी आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4.59 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ए पार्ट यहाँ पे हो गया सॉल्व, बी पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया। अब पूछ रहा है कि इफ़ द सीजियम एलिमेंट इज़ इरेडिएटेड विद अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर्स, कि जो मेटल है, मेटल सरफेस सीजियम, उसके सरफेस पे जो रेडिएशन गिर रही है इसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए हमें पता है इक्वेशन के h न्यू सप्लाइड एनर्जी
इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, दैट इज़ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और एच सी बाय लैम्डा नॉट कितना है, ये है 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये एच सी बाय लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करके लैम्डा कितना है हमारे पास 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, एच और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने के बाद आएगी 9.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। और काइनेटिक एनर्जी एक बार आपके पास आ गई हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। तो यहाँ से हम फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके ना, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी आएगी 4.52 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो मेन आइडिया है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस प्रॉब्लम में किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से चलना है और आंसर निकालना है, और किस प्रॉब्लम में कौन सी ट्रिक है, ठीक है। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उस पर आप अपने आप टाइम निकाल के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस पर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम कैलकुलेटिव पार्ट में जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो यहाँ पर जो सोडियम मेटल है उसको अलग अलग वेवलेंथ से हमने इरेडिएट किया है। कैलकुलेट करिए थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू दी गई है, एक बार 500 है, एक बार 450 है और एक बार 400 है, और यूनिट्स हैं इसके नैनोमीटर्स। और जो दूसरी वैल्यू दी गई है दिस इज़ वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट्स देख के कंफ्यूज नहीं होना कि फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिया गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस पर सेकेंड मीन्स वेलोसिटी दी गई है। तो वेलोसिटी किस में दी गई है वैल्यू में, इंटू 10⁻⁻5। तो एक बार जो वेलोसिटी है दैट इज़ 2.55, दूसरी बार है 4.35। तो हम लिख सकते हैं इसको, एक बार कितनी है 2.55 इंटू 10⁻, देखिए -5 है और सेंटी है, सेंटी का मतलब हुआ 10⁻²। तो उसको मिला के हम लिख सकते हैं 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे 4.35 इंटू, एक मिनट इसको हम यहीं लिखते हैं, देखिए फर्स्ट इज़ 2.55 इंटू 10⁻7, ये हो जाएगा 4.35 इंटू 10⁻7, और हो जाएगा 5.35 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने चेंज कर दिया इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में। तो अब हम यहाँ पर थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो कौन सा रिलेशन है जो लैम्डा और वेलोसिटी दोनों को यूज़ करता हो। अब अगर हम सिंपल इक्वेशन देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वो है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, पर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास नहीं दी गई है, क्या दिया गया है वेवलेंथ। तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। तो लैम्डा तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार लैम्डा को हम लिख सकते हैं 500 नैनोमीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है, वेलोसिटी उसके लिए दी गई है। तो पहली बार हम क्या करेंगे, एच सी डिवाइडेड बाय 500 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹
इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.3 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो यहाँ से मास की वैल्यू पुट करके तो क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, वेलोसिटी है 2.55 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लैम्डा नॉट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से हम लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम एक काम कर सकते हैं, आप एक और ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें दूसरी बार आप क्या यूज़ करेंगे 450। तो यहाँ पर आप एच सी बाय लैम्डा 2 और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो तो हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो आप एक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं या आप दो इक्वेशन लेके उनको सबट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल अगर आपको सॉल्व करेंगे तो आंसर में लैम्डा नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। तो लैम्डा नॉट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 540 नैनोमीटर्स। ठीक है, बट प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि हमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी पूछा गया है, तो मतलब हम यहाँ एच सी में एच की वैल्यू तो यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर एच की वैल्यू भी अननोन है, मतलब एच भी अननोन है और यहाँ पर लैम्डा नॉट भी अननोन है, तो एक इक्वेशन दो अननोन, तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तब हम क्या करेंगे, हम फिर डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालने की बजाय हम एक और इक्वेशन लिखेंगे एच सी बाय 450 नैनोमीटर, सेकेंड डाटा यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ इंटू, और इस वैल्यू को भी आप मास ही रहने दें तो बेटर है क्योंकि ये कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा, m इंटू 4.35 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को अब अगर हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न में क्या होगा, इनको हम बेसिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एच सी बाय लैम्डा को लेफ़्ट में ले जाएं, लैम्डा नॉट को, ताकि राइट साइड में सिर्फ रह जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर कर देते हैं, ये माइनस इज इक्वल टू ये हो गया, तो एच सी तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एच सी की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ बाहर एच सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बाहर एच सी कॉमन आ जाएगा। तो जब हम 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो एच सी की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ लैम्डा नॉट रहेगा, m की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लैम्डा नॉट कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी अराउंड 540 नैनोमीटर। और एक बार लैम्डा नॉट आ गया, अब इसकी वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास h की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितनी रहेगी, बिकॉज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड आनी चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि वैल्यू इतनी ही आती है, वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्लैंक कांस्टेंट नहीं हमें पता है, इसलिए हम दो डाटा यूज़ करेंगे, एक बार लैम्डा 1 एक बार लैम्डा 2। दोनों इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, जिससे एच सी और एच सी मासेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद पहली इक्वेशन में लैम्डा नॉट की वैल्यू यूज़ करके हम प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप अच्छे से एक बार ट्राई कर लीजिए घर पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt when the radiation of 256.7 nanometer is used. Calculate the work function. देखिए सीधी सी बात यहाँ पर क्या होती है, जब एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो जा रहा होता है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरफ जा रहा है, अब
फोटो इलेक्ट्रॉन पे है तो नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को, अब अगर ये जा भी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ रहा है तो क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट रख लेते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ तो नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको आगे तक ले जाएगी, पर नेगेटिव प्लेट की जो रिपल्शन है वो इसको रोकने की कोशिश करेगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 0.35 वोल्ट का। ठीक है, इतना क्लियर है हमें? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है? ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को स्लो करने की ट्राई करेगा, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको इस तरफ राइट साइड ले जाने की ट्राई करेगी। तो अभी इन्होंने कहा है कि ये पोटेंशियल जब हम यूज़ करते हैं तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, मतलब पूरी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ भी दी गई है। तो बेसिक इक्वेशन यूज़ करते हैं कि जो एनर्जी सप्लाई करते हैं हम E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन हमने कैलकुलेट करना है तो W नॉट इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब क्या आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दी गई है? दिख रहा है आपको कहीं भी दिया हुआ कि काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है? नहीं। ई दिख रहा है आपको कहीं दिया है? यस, हमें वेवलेंथ दी गई है तो ई को हम hc/λ लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है इन्होंने क्या लिखा है? वोल्टेज। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। हमें क्या दिया गया है? पोटेंशियल। चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो तो हमें पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पोटेंशियल दिया गया 0.35। और वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं। तो जो वर्क है वही एनर्जी है। तो अगर इतना पोटेंशियल लगाने से इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, मतलब उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल को लगाने से ज़ीरो हो जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पोटेंशियल ने जो वर्क किया वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर था एग्जैक्टली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, उसको उतनी ही एनर्जी से कोई रोकने की कोशिश करेगा तभी वो रुकेगा। तो ये पोटेंशियल जब वर्क करेगा तो उस वर्क की जो वैल्यू होगी वो ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली गिवन नहीं होती, जबकि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया रहता है। तो W नॉट कितना आ जाएगा? hc/λ आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू तो सीधा हम E लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.35 वोल्ट है, ये E है, तो ये हो जाएगा 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो वर्क फंक्शन है दैट विल बी 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर आपने जूल्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम? 4.48 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्टली जूल्स में कैलकुलेट करें, इसको जूल्स में कैलकुलेट करें और आंसर निकाल दें। या हो सकता है इसको आप जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाएं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखें डायरेक्टली। तो किसी भी वे में सॉल्व करिए, आंसर इस पे डिपेंड करेगा कि यूनिट्स पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। पर जनरली हम ट्राई करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर SI यूनिट्स में देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54th। If the photon of wavelength 150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electrons is ejected out with a velocity of 1.5 into 10⁻⁷ meter per second, calculate the energy with which it is bound to the
न्यूक्लियस। देखिए अब हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। जब कोई वेवलेंथ आएगी इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, उसको बाहर निकाल देगी। तो वेवलेंथ की एनर्जी hc/λ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी ज़ोर से ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड था, वही क्या है हमारा वर्क फंक्शन। तो जब एनर्जी सप्लाई करते हो दैट इज़ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। कि 10 की एनर्जी से न्यूक्लियस ने इसको अपने खींच के रखा था और 5 की हमने इसको काइनेटिक एनर्जी देनी थी। तो मुझे टोटल एनर्जी तो 15 देनी पड़ेगी ना, क्योंकि 10 तो उसको सिर्फ न्यूक्लियस से खींच के बाहर निकालने में चला जाएगा और बाकी 5 उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो E की वैल्यू है दैट विल बी hc/λ दैट इज़ 150 × 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू वर्क फंक्शन जो कि अननोन वैल्यू है प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.5 इंटू 10⁻7 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली उसको सॉल्व करने के बाद जो E की वैल्यू आएगी दैट शुड बी जो वर्क फंक्शन है, द वर्क फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 12.227 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, emission transition in the Paschen series end at orbit n is equal to 3 and start from n and can be represented as nu is equal to 3.29 into 10⁻15 hertz 1/3 square minus 1/n square। मतलब ये बोल रहे हैं कि किसी भी हायर वैल्यू n से इलेक्ट्रॉन गिरता है कहाँ पर 3 पे, क्योंकि वो एंड एट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, मतलब n इज इक्वल टू 3 पे गिर के ख़त्म हो जाती है बात। उससे और नीचे वो n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। तो किसी भी हायर वैल्यू n से वो 3 पे गिरता है तो उस लाइन को हम किस में लिखते हैं, हम पास्चन सीरीज़ में लिखते हैं। ठीक है, हमें पता है ये बात। अब उसने बोला कि उसके लिए जो फॉर्मूला है, हम नॉर्मली 1/λ के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे, अब इसने फॉर्मूला दे दिया है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कि न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्स 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला दे दिया, नया फॉर्मूला इन्होंने दे दिया है। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट दिस वेवलेंथ एंड फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो देखिए अब इसने यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू दे दी है और क्या पूछा है n। अब फ्रीक्वेंसी जो है न्यू को हम c/λ भी तो लिख सकते हैं और लैम्डा हमारे पास दिया गया है 1285 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। c की वैल्यू हमें पता है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ n ही अननोन है, c की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸। तो इसको सॉल्व करने से n जो आएगा दैट शुड बी अराउंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब सेकेंड इज फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किस रीजन में लाई कर रहा है ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब अगर हम 5th से 3rd में जाते हैं तो जो डिफरेंट सीरीज़ आती है हमारी, n से जब 1 पे आता है तो ये होता है लाइमन, n से जब 2 में आता है तो ये आता है बाल्मर,
और जब n से 3 में आता है तो उसको बोलते हैं पास्चन। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि लाइमन जो है वो रहता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर होता है हमारा विजिबल रीजन में, और पास्चन ब्रैकेट पी फंड उसके ऊपर के सभी वो सारे होते हैं इंफ्रा रेड में। तो ये 5 से गिरा है 3 पे, तो ये पास्चन में आएगा और पास्चन इंफ्रा रेड रीजन में रहता है। ठीक है, मतलब पास्चन सीरीज़ में जितनी भी लाइंस आती हैं उनकी वेवलेंथ इंफ्रा रेड फैमिली में आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस दिस मच एंड एंड्स एट दिस मच। देखिए, एमिशन का मतलब हुआ किसी भी हायर ऑर्बिट n2 से इलेक्ट्रॉन गिरता है ऑर्बिट n1 पे, और जब ये हायर से नीचे आता है तो ये एनर्जी लूज़ करता है। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमें ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि किस वैल्यू n2 से ये किस वैल्यू n1 में गिर रहा है। हमें क्या बताया गया है कि रेडियस ऑफ 2 जो R2 है यहाँ पर, या आप बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ n2 दिया गया है 1.3225 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और रेडियस ऑफ n1 दिया गया है 211.6 पाइकोमीटर। तो रेडियस से क्या हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमें पता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज़ n² a0 अपॉन z, और हम z को यहाँ पर 1 मान लेंगे क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं गया प्रॉब्लम में कि हाइड्रोजन है, ये कौन सा एटम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम हाइड्रोजन मान के चलेंगे। तो देखिए, अब हम इसको ले लेते हैं कि Rn2 अपॉन Rn1 अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, n2² a0 अपॉन n1² a0, और Rn2 की वैल्यू कितनी है 1.3225 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 211.6 इंटू 10⁻12। तो ये a0 कैंसिल हो जाएगा, तो n2² अपॉन n1² अप्रॉक्सीमेटली 6.25 आ जाएगा। तो n2 अपॉन n1 अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आ जाएगा, जिसको हम 25 डिवाइड बाय 10 या 5 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये 5th लेवल से 2 लेवल पे गिर रहा है, तो कौन सी सीरीज़ आएगी, बाल्मर। जब 2 पे गिरता है तो बाल्मर सीरीज़ आती है जो कि विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन। ठीक है, तो नेम द सीरीज़ हमने बता दी, बाल्मर सीरीज़ है। अब कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन। अब देखिए, जब ये 5 से 2 पे गिरेगा और हाइड्रोजन एटम है तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7, 1 अपॉन 2² माइनस 1 अपॉन 5² पर मीटर। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 2.303 इंटू 10⁻6। ओके, सॉरी, 1 अपॉन लैम्डा विल बी 2.303 इंटू 10⁻6 पर मीटर, और लैम्डा आएगा 434 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब बात करते हैं 57th प्रॉब्लम की, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पे। देखिए, तो कहानी बहुत लंबी दी गई इस क्वेश्चन में कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज बाय डी ब्रोगली लेड टू द, ठीक है, कि डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना पाए, जो कि बहुत अच्छी मैग्नीफाइड इमेजेस प्रोवाइड करता है। अब बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस माइक्रोस्कोप इज़ 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए सिंपल फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, जहाँ पर h की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, वेलोसिटी हमें दी गई है। तो वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 455 पाइकोमीटर्स।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एक कहानी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन। तो जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वैसे ही एक न्यूट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है। इफ़ द वेवलेंथ यूज्ड हेयर इज 800 पाइकोमीटर्स, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। देखिए, अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पर पूछा गया है न्यूट्रॉन के बारे में, तो क्या हम सेम फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर है, चाहे वो छोटा पार्टिकल हो या एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैटर होगा, उसके पास एक डुअल नेचर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो डुअल नेचर का मतलब है वो वेव लाइक बिहेवियर और पार्टिकल लाइक बिहेवियर दोनों ही शो करेगा। तो यही फॉर्मूला हम किसी भी पार्टिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लैम्डा तो यहाँ पर हमें दिया गया है 800 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। एच हमें पता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी हमें पता है, मास की वैल्यू होती है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने पे आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 494 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि डी ब्रॉगली को कहाँ लगाना है या कहाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, कोई और पार्टिकल दे दिया। तो डी ब्रॉगली इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मैटर पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स। Now question number 2.59, if the velocity of the electron in Bohr orbit is 2.19 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी दी गई है। तो कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए सीधी सी बात है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मतलब v1 दिया गया है 2.19, 59th क्वेश्चन, इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा क्या होगा, h अपॉन एम वी। तो वेलोसिटी दी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, h की वैल्यू हमें पता है, तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस। सो जो लैम्डा की वैल्यू है दैट विल बी, आफ्टर सॉल्विंग इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 332 पाइकोमीटर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन के the velocity associated with a proton moving in a potential difference of 1000 volts is 4.37 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दी गई है हमारे पास 4.37 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी है ये? वेलोसिटी है ये प्रोटॉन की, जो कहाँ मूव कर रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस वाले स्पेस में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V इज इक्वल टू 1000 वोल्ट्स। अब हॉकी बॉल जिसका मास 0.1 किलोग्राम है इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोटॉन जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें वो मूव कर रहा है वो दिया गया है। अब अगर हॉकी बॉल जिसका मास 0.1 किलोग्राम है वो भी अगर इसी वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस का वेलोसिटी से कोई मतलब है यहाँ पे? देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी मुझे पता है प्रोटॉन की दी गई है, मास ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता है, एच की वैल्यू हमें पता है, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली लैम्डा ऑफ हॉकी बॉल इज इक्वल टू एच अपॉन मास जो कि 0.1 है इंटू वेलोसिटी जो कि 4.37 इंटू 10⁻5 दी गई है कि इसी वेलोसिटी से मूव करेगी, तो उसकी लैम्डा कितनी होगी? तो
कैलकुलेट करेंगे तो 1.516 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। तो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इससे हमें मतलब नहीं है। क्यों? ये किस लिए दिया गया है? जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और बीच में आपके पास एक पॉजिटिव पार्टिकल है जो कि क्या है, हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहाँ की तरफ जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में V, उतना ही ज़्यादा ये प्रोटॉन एक्सेलरेट होगा। तो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ किया गया है। ठीक है, उसी एक्सेलरेशन की वजह से इसको ये वेलोसिटी मिली है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि प्रोटॉन कैसे एक्सेलरेट हुआ, हमें मतलब है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसको यूज़ करके हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझो और फिर इसको सॉल्व करो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.002 नैनोमीटर्स, देन कैलकुलेट द अनसर्टेन इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो जो पोजीशन है उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 0.002 नैनोमीटर्स। ठीक है, और क्या निकालना है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स गिवन है। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा? h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम 0.002 नैनोमीटर्स, और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2.63 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स सेकेंड पर मीटर। सो दिस इज योर uncertainty in the momentum. Okay, next, suppose the momentum of the electron is h/4 pi into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? अब देखिए ये बोल रहा है कि डेल्टा पी जो है वो है h/4 पाई इंटू 0.05 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। कि अगर हम डेल्टा पी को इस वैल्यू के बराबर लिखते हैं तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? देखिए अब ये हमें तब पता चलेगा अगर हम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को मल्टीप्लाई करेंगे और वो h/4 पाई से या तो बड़ा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए। तो देखिए अगर डेल्टा पी की वैल्यू इतनी है और डेल्टा एक्स की वैल्यू, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी दी गई है। अब देख लिया अगर हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.05 इंटू 10⁻⁻9, तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.055 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये जो डेल्टा पी है और यहाँ हमने जो डेल्टा पी कैलकुलेट किया, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, और सॉरी सब द मोमेंटम, हाँ दिस इज नॉट द डेल्टा पी, दिस इज द मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम कैलकुलेट किया गया है ये छोटा है और जो अनसर्टेनिटी है वो बड़ी है। तो अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं और मैं बोलूँ कि आपकी पास जितने रुपए हैं उसमें कितना एरर हो सकता है, मैंने अगर 110 बताया और आपके पास 100 हैं तो 10 रुपये का एरर हुआ। ठीक है, मैक्सिमम मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके पास 0 है
100 रुपये का एरर हो गया। अब 100 रुपये से बड़ा एरर कैसे हो सकता है? मैं अगर बोल दूं कि -100 है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जितनी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे बड़ा एरर तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू छोटी है, 10⁻⁻24 है, जबकि उसमें एरर उससे बड़ा है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, चाहे पोजीशन की अनसर्टेनिटी हो, चाहे वेलोसिटी की हो, चाहे मोमेंटम की हो, उनकी वैल्यू से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द क्वांटम नंबर्स ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। देखिए, एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो एनर्जी में क्या रूल लगाया जाता है? एनर्जी में हमारे पास आता है N+L रूल कि अगर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपको कंपेयर करनी है तो N+L यूज़ करके देख लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट केस में N+L की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। सेकंड केस में 5, थर्ड में 5, फोर्थ में 5, फिफ्थ में 4, 6 में 5। जब N+L की वैल्यू सेम हो, जैसे कि 2, 3, 4 और 6 में सेम है, ठीक है, जब ये सेम हो, इफ दिस इज सेम देन हायर वैल्यू ऑफ n इज चेक्ड। तो जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी वो एनर्जी में ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो देखते सबसे पहले सबसे बड़ा N+L किसका है? फर्स्ट का है, तो फर्स्ट की एनर्जी सबसे बड़ी है। उसके बाद 5 की वैल्यू 4 सिस्टम की हैं। देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये सभी 5 वैल्यू रखते हैं। इनमें n सबसे बड़ा किसके लिए है? तो n सबसे बड़ा है 3 और 6 के लिए। ठीक है, तो 3 और 6 दोनों के लिए n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, तो मतलब ये हुआ 4p, ये भी हुआ 4p। तो जब दोनों ही 4p हैं तो इसका मतलब हुआ दोनों बराबर एनर्जी पे हैं। तो 3 की एनर्जी और 6 की एनर्जी बराबर है। ठीक है, तो 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब देखिए 2 और 4 में, तो 2 में n की वैल्यू 3 है और 4 में भी n की वैल्यू 3 है। l की वैल्यू 2 का मतलब हुआ 3d, ये भी हुआ 3d। दोनों ही अगर 3d हैं तो इनका मतलब हुआ दोनों की भी एनर्जी फिर से क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, बट कम होगी। ठीक है, 3 और 6 से कम होगी। तो सेकंड की एनर्जी और फोर्थ की एनर्जी बराबर होगी। और लास्ट में जिसकी सबसे कम वैल्यू है N+L की 4, फिफ्थ की, वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? 1, उसके बाद 3 और 6। तो 1 बेसिकली क्या है? ये है, देखिए 4 और L की वैल्यू 2, तो ये है 4d। थर्ड वाला क्या है? ये है 4p। 6 वाला क्या है? ये भी है 4p। सेकंड क्या है? ये है 3d। फोर्थ क्या है? ये भी है 3d। और फिफ्थ है 3p। तो ये हो गया एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप इंक्रीजिंग में लिखिए, डिक्रीजिंग में लिखिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। द ब्रोमीन एटम possesses 35 electrons. It contains 6 electrons in 2p orbital, 6 in 3p and 5 in 4p. Which of these electron experiences the lowest effective nuclear charge? तो देखिए 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2p में हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 3p में हैं और 5 इलेक्ट्रॉन 4p में हैं।
तो मतलब हम सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो किस इलेक्ट्रॉन को सबसे कम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा? देखिए न्यूक्लियस से अगर हम दूर जाएं, मान लीजिए ये है 2p, यहाँ है 3p, यहाँ है 4p, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़ोर से किसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फील होगी? जो सबसे नज़दीक होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको न्यूक्लियस सबसे ज़ोर से खींच पाएगा, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। जो 3p का इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा दूर है, उसको अट्रैक्शन थोड़ी कम लग रही है, और जो 4p का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे दूर है, तो उसको अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम लगेगी। तो सबसे कम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको लगेगा? 4p को। तो दिस experiences lowest Z इफेक्टिव। ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि 4p से पहले और कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2p, 3p होगा और 3d भी होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? उसको शील्डिंग। सो बिकॉज इट इज shielded by the 2p, 3p, okay, 3d इलेक्ट्रॉन्स एट्सेट्रा। मतलब उससे पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं 1s, 2s, 2p, 3p, 3s, 3d, ये सभी इसको शील्ड करेंगे। ठीक है। तो शील्डिंग के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इन पीरियोडिसिटी चैप्टर। तो जितना दूर होगा अभी तो उतना याद रखिए, जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन उसको उतनी कम अट्रैक्टिव फोर्स फील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? फर्स्ट ऑप्शन है 2s एंड 3s। अब मुझे ये बताइए ज़्यादा नज़दीक कौन होगा, 2 या 3? 2 ज़्यादा नज़दीक होगा न्यूक्लियस के, तो ऑब्वियसली यही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक है। सेकेंड है 4d एंड 4f। अब 4 और 4 तो कॉमन हो गया, फोर्थ शेल है। अब sp-df किस तरह से होते हैं न्यूक्लियस से अगर देखा जाए? तो पहले s आएगा, फिर p आएगा, फिर d आएगा, फिर f। मतलब अगर n की वैल्यू सेम है तब भी s सबसे नज़दीक रहता है, उसके बाद p, फिर d, फिर f आता है। ठीक है। तो 4d नज़दीक होगा, 4f थोड़ा दूर होगा, तो ज़्यादा फोर्स किसको फील होगी? 4d को। तीसरा केस 3d एंड 3p। अब दोबारा यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है, तो n की वैल्यू सेम है, तो ज़्यादा नज़दीक कौन है? p। तो ज़्यादा फोर्स किसको फील होगी? 3p को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन द 3p orbital. Which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus? अब देखिए जितना हाई एटॉमिक नंबर होता है उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। ठीक है। तो सिलिकॉन के पास कितने हैं? इसके पास हैं 14 प्रोटॉन्स। ठीक है। तो इसके पास 14 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 13 प्रोटॉन्स। दोनों के ही पास 3p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम सिलिकॉन के लिए कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, सॉरी 3p2। और एल्यूमिनियम के लिए लिखते हैं तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ऑब्वियसली वो ज़्यादा ज़ोर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकेगा। या आप ये भी बोल सकते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो Z इफ़ेक्टिव
बढ़ता है, इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, जिसकी वजह से रेडियस कम होता है। ठीक है, तो क्योंकि सिलिकॉन के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, इसलिए उसकी अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो सिलिकॉन के जो 3p ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। ठीक है, दोबारा बताइए क्या रीज़न है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने ज़ोर से अट्रैक्शन फील हो रही है, ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, खींचने वाले कितने हैं। तो सिलिकॉन में जो प्रोटॉन्स हैं वो 14 हैं, एल्यूमिनियम में जो प्रोटॉन्स हैं वो 13 हैं। तो ज़्यादा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच सकते हैं। और जब भी हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, इसकी वजह से रेडियस घटता है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट इज 66, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, फर्स्ट इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के लिए अगर हम बात करें उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये तो सारे फुल हो गए। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तीनों कैसे होंगे, अनपेयर्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, दूसरा और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। सो वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बी हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए कन्फिग्रेशन अभी हमने लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो ये जो 3p में 2 हैं ये 2 अनपेयर्ड होंगे। इसी तरह से क्रोमियम का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, यहाँ पर 4s2 3d4 नहीं होता, ये 4s1 3d5 होता है। तो ये s वाला भी अनपेयर्ड है और ये 5 के 5 भी अनपेयर्ड है। तो हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट इज आयरन। आयरन इज 26। तो आयरन के लिख सकते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s2 होगा और 3d6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो फिल होगा। अब 3d6 में हमारे पास कितने ऑर्बिटल थे, 5। तो पहले वाले की तो पेयरिंग हो जाएगी, बाकी के 4 में अनपेयर्ड रहेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, दैट इज़ 36। तो क्रिप्टॉन जो है अपने आप में एक नोबल गैस है। नोबल गैस में क्या होता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी नोबल गैस में सारे शेल्स या सारी सब शेल्स कंप्लीट होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी सब शेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4। इसको हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ए पार्ट। देखिए n जब 4 है तो l क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3, मतलब s p d और f। तो कितनी सब शेल्स हो सकती हैं, s भी हो सकती है, p भी हो सकती है, d और f। अब इन सब में कौन कौन सी प्रेजेंट हैं, देखिए s में हमारे पास 1s 2s 3s और 4s, ये सारे हो सकते हैं। p में हमारे पास 2p 3p 4p, d में 3d 4d, f में 4f। तो सब शेल्स कौन कौन सी होंगी, s p d f, ये सभी। सेकंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सब शेल्स हैविंग spin magnetic number of -12 for n is equal to 4।
देखिए, जब n इज इक्वल टू 4 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n स्क्वायर, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे वो, 32 इलेक्ट्रॉन। तो 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब सारे के सारे 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 16 एक स्पिन के होंगे और 16 दूसरे स्पिन के होंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस हाफ स्पिन में और बाकी 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनस हाफ स्पिन में, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास माइनस हाफ वैल्यू होगी स्पिन की, 16 इलेक्ट्रॉन्स के पास। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, एक बार ट्राई कीजिए और कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा टाइम लगाना है, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहता है आपको या किसी तरह की भी क्वेरी है तो वो आप जो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर या गिवन जो मेल आईडी है उसके ऊपर आप भेज सकते हैं। आपको ये वीडियोस कैसे लगे इसकी फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो को हम एक बेटर वे में प्रेजेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।